आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। मैं सत्ता संग्राम कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं एक पूर्व फौजी। जी हां, पूर्व फौजी जो अभी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाने के लिए आ गए हैं और इनका नाम है अजीत फौजी। जी हां, आपने सही सुना, नाम है अजीत फौजी, जो अभी VRS लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र बाजपट्टी से किस्मत आजमा रहे हैं जनसुराज के संभावित प्रत्याशी के रूप में। तो अजीत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज में। बिल्कुल, आपके और आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ कि एक देश का फौजी जवान वॉलंटरी रिटायर लेकर अपने गांव वापस आया और राजनीति में अपना भाग्य आजमाने के लिए? कहां से आपको प्रेरणा मिली? बिल्कुल आपका सवाल सही है। हम तो देश सेवा कर ही रहे थे और जैसे ही देश सेवा के साथ आपका कहीं ना कहीं समाज से भी जुड़ाव होता है। छुट्टी आना, यहाँ की जो बिहार की स्थिति है उसको देखना। आप जब देखते हैं ना कि एक ही कोई सीएम कैंडिडेट है जो 20 साल से आपका एज ए सीएम कैंडिडेट काम कर रहा है और फिर भी राज्य में सब कुछ उथल पुथल है, कोई स्थिति ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ और यहाँ के बढ़ते भ्रष्टाचार, हेल्थ इशूज, एजुकेशन इशूज, जिस फील्ड में जाइए इशूज है। इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं उधर मेरी सर्विस भी मैच्योर्ड हो गई कि उसके बाद मैंने VRS लेकर के कहीं ना कहीं सोचा कि समाज सेवा के तौर पे काम किया जाए और इसके लिए एक जन स्वराज पार्टी से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता था, जो मैंने चुना और जन स्वराज के विचार के साथ चल रहा हूँ, जो काफ़ी अच्छा है, बिहार के लोगों के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा है। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आपके मन में कब विचार आया और आप कितने दिनों से इस जन स्वराज पार्टी से जुड़े? बिल्कुल, लगभग मैं 7-8 महीने से ही जुड़ा हुआ हूँ जन स्वराज पार्टी से। ऑफिशियली तौर पे बोले तो उससे भी कम से जुड़ा हुआ हूँ और इन दिनों में जो भी पार्टी के द्वारा मुझे टास्क मिला है मैंने काम करने का कोशिश किया है और लगभग बाजपट्टी विधानसभा में देखेंगे तो अपना पोजीशन ठीक ठाक चल रहा है और आने वाले दिनों में भी पार्टी की तरफ से जो भी हमें जिम्मेदारी मिलती है उस सबको हम ठीक ठाक करने का काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि जन स्वराज के हाथ में अगर बिहार की सत्ता आती है तो बिहार में विकास की बयार बह सकती है? बिल्कुल, जन स्वराज पार्टी की अगर अंदर की बात आप देखें, शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे बाहर से, बहुत सारी ऐसी बात है जो बिल्कुल ऑनेस्टली रखा जा रहा है। जैसे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की बात, इससे पहले अगर हम आते हैं यहाँ पे पलायन के ऊपर, तो हर स्टेट में आप देखेंगे जो पलायन का रेशियो उतना नहीं है जितना हमारा बिहार में। आखिर ऐसे क्या हुआ? पिछले हम 20 साल, 25 साल, 30 साल में जाएंगे तो ऐसा क्या हुआ? यहाँ जितना इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए था नहीं हुआ। ये किसकी जिम्मेवारी बनती थी? राज्य सरकार की बनती थी, जिसमें इन्होंने फेल हुआ। तो इस तरह से एजुकेशन में आ जाएं, इस तरह से हेल्थ में आ जाएं, तो हर ऐसा मुद्दा है जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है और ये एक वही पार्टी कर सकती है जिसको इच्छा शक्ति हो सकती है करने की, ईमानदारी से। बिहार में जो वर्तमान सरकार NDA की सरकार है, डबल इंजन की सरकार भी कही जाती है, इस सरकार को बनाने में भी तो आपके प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल प्रशांत जी का हाथ है इसमें। प्रशांत जी तब उनके सलाहकार के तौर पे काम करते थे, तो इन्होंने अच्छा ही सलाह दिया, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार का अगर सही में कहीं बेनिफिट मिल रहा है तो सिर्फ वो गुजरात की जनता को मिल रहा है। बिहार में तो सिर्फ भोंपू बजाने का काम हो रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ घोषणाएँ हो रही है। पिछली लोकसभा 2014 की लोकसभा की घोषणाएं मोदी जी का सुन लीजिए, 19 की सुन लीजिए, 24 तो अभी हुआ है, लेकिन ये 2 जो लोकसभा चुनाव हुआ है और उसमें मोदी जी ने जितना भी घोषणा किया है, क्या वो ज़मीनी लेवल पे हो चुका है? वो सारे काम फिनिश हो चुके हैं, उसका रिजल्ट दिख रहा है। ज़्यादातर काम तो हो ही रहे हैं। ठीक है, कितने ज़्यादातर काम हो गया बताइए आप? जैसे बिहार में प्रत्येक जिलों में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का दावा किए थे, तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो 38 जिला में चल रहा है। मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल सही बात बोले। किसी चीज़ का सिर्फ घोषणा कर देना, उसकी नींव रख देना
और उसको इम्प्लीमेंट करा देना, ये सब सारी बातें अलग अलग होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो उसमें कितने कैपेसिटी है पता है आपको? उसमें कितनी कैपेसिटी है? क्या हमारे बिहार के जितने बच्चे हैं उतने ही उसमें, मतलब सारे हमारे बच्चे कैपेबल है उसमें? नहीं। सारे सीट हमारा उसमें हो जा रहा है? नहीं, हमारे बिहार के बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं। करेक्ट। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो मैनेजमेंट है, हमारा जो पॉपुलेशन है, उसको लेकर के होना चाहिए, न कि आपने फटीक के तौर पे हर जिला में एक एक बोल दिया इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया तो हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मैनेजमेंट आपके पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। आपकी जो बिहार की पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन आप आए दिन सुन रहे हैं ना कि अदर स्टेट के सीएम क्यों संभालेंगे, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे हेल्थ इशूज़ को लेकर होगा। आप आए दिन आपने सुना होगा दिल्ली में एम्स में बिहार के लोग ट्रीटमेंट करा करके आ जाते, इसको लेकर के इशू हुआ था, है ना। तो आपका यहाँ का सिस्टम अपडेशन क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है। एक अपने यहाँ पटना में एम्स है और दूसरा एम्स दरभंगा में शुरू हो चुका है बनना। बिल्कुल। तो कुछ हद तक तो गंगा के इस पार वालों के लिए तो हो जाए। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पटना एम्स की हालत, आप जो इंट्री मैनेजमेंट है शायद नहीं जानते हैं या कभी आप वहाँ ट्रीटमेंट नहीं लिए हैं। वहाँ ट्रीटमेंट हम करवाए हैं अपने सगे संबंधियों का, गए थे, बहुत अच्छा इलाज हुआ। हाँ, ये होता है कि बिहार की जनसंख्या के हिसाब से वहाँ आपका नंबर बहुत देर से आता है। तो नहीं होना चाहिए ना। आप बिहार के हैं और बिहार के एम्स में आपका नंबर बहुत डिले आ रहा है, तो इतने दिन क्या आप मरने के लिए बैठे रहेंगे? तो ये नहीं होना चाहिए। कोई अगर इमरजेंसी केस हो तो फिर उस मरीज की मौत निश्चित है। तो क्या होना चाहिए? ऐसे ही सारे बहुत मुद्दे हैं, जब हम डिस्कस किए हैं तब इतना बात सामने आया है। तो ऐसे ही जिस फील्ड में भी आप घुसेंगे, सरकार की नाकामी आपको निरंतर नजर आएगी। ये सब बहुत सारी बातें हैं। सड़कों में तो विकास हुआ है और अस्पतालों में भी पहले से बेहतर स्थिति हुई है। आज के डेट में गाँव में चले जाएँ, मैक्सिमम गाँव की बात बता रहा हूँ, आप पैदल चल के देख लीजिए, बिना आप पानी क्रॉस किए, कीचड़ क्रॉस किए आप सही जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं। आप मैक्सिमम गांव का हाल आप जाके देख लीजिए आज के डेट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजीत फौजी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल के लिए दिया और हम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना बेशकीमती समय हमारे चैनल को दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे दबा के शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलांचल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।